मिल नहीं पाएगा और इसलिए उन्होंने जो प्रारंभ के 2 महत्वपूर्ण वर्ष थे उन वर्षों को निगेट कर दिया है और उनमें रेलवे में उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है और ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए हमारा तो मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूं, रगड़त रगड़त रसड़ी के सिल पर पड़त निशान, वो शिल हैं, हम रस्सी हैं, हम उसको रगड़ते रहेंगे और मैं फिर दिल्ली जा रहा हूं, मैं रेल मंत्री से फिर बात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि आपने जो ब्लंडर किया है आप इसको सुधारिए। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बात सुन रहे थे आप, उन्होंने आलोचना भी की और राजनीतिक प्रहार भी कर दिया लगे हाथों। इस पर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड को क्या नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए बहुत ही एलीट पैनल इस वक्त हमारे साथ है। मेरे सहयोगी आदर्श भी है स्टूडियो में और मनीष सिंधवी साहब है लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक विश्लेषक। स्वागत आपका मनीष जी हमारी इस चर्चा में। राजीव नयन बहुगुणा वरिष्ठ पत्रकार देहरादून से हमारे साथ हैं, उत्तराखंड को क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर एसके सिंह भी देहरादून से हमारे साथ हैं, वो भी आर्थिक विश्लेषक हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम समझेंगे। और हमारे सहयोगी एहतिशाम लखनऊ से हमारे साथ हैं रिपोर्ट करने के लिए, यह बताने के लिए कि रेलवे के कर्मचारियों में, रेलवे के अधिकारियों में, खासकर लखनऊ में इस रेल बजट पर क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगी आदर्श से बात की शुरुआत करूंगा। आदर्श, कोई रेल किराया नहीं बढ़ा और सबसे ज्यादा आम आदमी की निगाह इसी बात पर होती है, ये कितना अहमियत रखता है? देखिए, रेल किराया नहीं बढ़ा ये तो सबके लिए अहमियत रखता है। हर आदमी यही जानना चाहता है कि आखिर किराया कितना बढ़ा, वो मैं हूं, आप हो या हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो। और ज्यादातर लोग मुझे लगता है रेल से ही सफर करते हैं आज तक। अब सवाल सबसे बड़ा ये, किराया तो नहीं बढ़ा, लेकिन पिछली बार बीच में हमने देखा था कुछ चार्जेस लगाए गए, कुछ सेस बढ़ाया गया, जिससे किराए में बढ़ोतरी हुई, वो बीच में लोगों को अखड़ा। अब आगे भी डेवलपमेंट के नाम पर या बुलेट ट्रेन के नाम पर हो सकता है कि आगे भी इसी तरह की कोई चीज हो तब किराया बढ़े, तो वो भी लोगों को उसी हिसाब से बुरा लग सकता है या परेशानी का सबब बन सकता है। ये बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि आगे क्या करने वाली है सरकार या रेल मंत्री, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं रवि, यहां पर सीधा लखनऊ चलते हैं, पहले वहां से एक बार जान लेते हैं। एहतिशाम जुड़े हुए हमारे साथ। एहतिशाम, किराया नहीं बढ़ा ये तो एक बात हो गई, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी हमने सुन ली। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है, एक और दूसरा, आप इस वक्त प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हैं, क्या कुछ लोगों से बातचीत हुई आपकी? देखिए, हम एक बात और साफ कर देना चाहते हैं कि रेल मंत्री ने अपना बजट पेश जरूर कर दिया है, लेकिन रेल मंत्रालय की जो ब्लू बुक है वो अब तक जीएम और डीआरएम को नहीं मिली है। लेकिन जब बुक आ जाएगी उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश को क्या क्या मिला है। लेकिन जो सूचनाएं आ रही उसमें उत्तर प्रदेश का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाकायदा पत्र लिखा है। जो हमारे तक इनपुट निकल के आ रहे हैं उसमें कई रेल लाइन का खुलासा हो चुका है, कई फ्लाईओवर ब्रिज को भी धन मिला है। तो इस तरह अगर लखनऊ के सही तमाम उत्तर प्रदेश के सारे डीआरएम 4 से 6 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और डीआरएम अपने अपने इलाकों में क्या क्या मिला इस बात का खुलासा करेंगे। रेल मंत्रालय ने अब की पहली बार एक नई रणनीति के तहत काम किया है कि संसद में छोटा सा रेल बजट रेल मंत्री पेश करेंगे, उसके बाद रेलवे बोर्ड बजट को ब्रीफ में बताएगा, उसके बाद रेल राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देश के तमाम जीएम्स को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में मिलने वाले बजट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गोरखपुर और इलाहाबाद दोनों जीएम एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की पूरी रेल लाइन को उत्तर रेलवे कंट्रोल करता है, लिहाजा दिल्ली में जीएम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुरादाबाद के डीआरएम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लिहाजा जब तक डीआरएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती और डीआरएम की ब्लू बुक का खुलासा नहीं हो जाता है तब तक रेलवे पर टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिसका खुलासा नहीं किया गया है। पूरी बात खुलकर सामने न आ जाए कि आखिर कहां पर क्या दे रहे हैं, किसको क्या मिल रहा है। लेकिन उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री ने पहले ही सवाल उठा दिया है। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश से क्या कुछ जानकारी आती है। सिंधवी साहब हमारे साथ मौजूद है, मनीष सिंधवी साहब, आर्थिक विश्लेषक हैं आप। मनीष जी, कैसे देख रहे हैं बजट को? एक छोटी और त्वरित प्रतिक्रिया, मैं सबसे एक प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहता हूं। राजेंद्र जी, मैं इसको अच्छी प्रतिक्रिया के रूप में लेता हूं, क्योंकि पिछली बार भी सुरेश प्रभु जी ने कोई नई ट्रेन नहीं दी थी, मगर उन्होंने कहा था कि हम जो योजनाएं घोषित करेंगे उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ना कि हर बजट में नई घोषणाएं करते चले जाएंगे। यानी सिर्फ घोषणाएं नहीं करेंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे।
तो ये एक अच्छी पहल सुरेश प्रभु जी की है और मैं इन चीजों से सहमत हूं कि हमको जो संसाधन है नई ट्रेनें घोषित करने के बजाय उनको और ठीक करना ज्यादा जरूरी है। जी, जो संसाधन है नई ट्रेनें घोषित करने के बजाय उनको ठीक करना ज्यादा जरूरी है। हालांकि पिछली बार भी यही कहा गया था, घोषणाओं की जो जानकारी दी गई कि 139 घोषणाएं पूरी की गई हैं। और भी कई सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। राजीव रंजन बहुगुणा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। बहुगुणा साहब, कैसे देख रहे हैं बजट और देहरादून के लिहाज से मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी हमने देख ली, एक छोटी प्रतिक्रिया दीजिए फिलहाल। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या लगता है राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर एसके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं देहरादून से ही। सिंह साहब, कैसे देख रहे हैं बजट को? जी सर, बजट को देखने के में इस बार जैसे कुछ नई चीजें हुई हैं। हमेशा से बजट के अंदर, बजट का अर्थ ही ये है कि आप हमें ये बताएं कि लाभ हानि क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा। जी, बजट में जैसा हमारे रेल मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें क्लियर कट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 3 नावों पे सवार है जी, एक साथ। एक तरफ वो अपने सामाजिक दायित्व को निभाने की बात सोच रहे हैं जी, दूसरी तरफ उनको ये लग रहा है कि किसी तरह से रेलवे को लॉस से निकाल करके प्रॉफिट में लाया जाए, और तीसरी तरफ उनको ये लगता है कि किसी प्रकार से अपनी एक व्यावसायिक छवि बनाई जाए जी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और एफडीआईज वगैरह वो लाए जा सके। जी। अब यहां समस्या ये खड़ी हुई है कि रेल मंत्री जी ने फ्यूचरिस्टिक व्यू लिया, तकनीक ली, डब्बे बनाए, नई नई ट्रेनें चालू की, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन ट्रेनों को चलाने के लिए, इन ट्रेनों को बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा। बजट में इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस बजट के लिए उन्होंने धीरे धीरे व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल इसी प्रकार से जरा देखिए, सीसीटीवी लगा दिए, ई टेंडरिंग कर दी, आपकी बायो टॉयलेट्स वगैरह लगा दिए। इन सब चीजों से कस्टमर को या कह लीजिए ग्राहक को रेल यात्रा में सुविधा जरूर होगी, नो डाउट। लेकिन सवाल इस बात का है कि रेलवे की फ्रीक्वेंसी कितनी मिली। उत्तराखंड में आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें हुई हैं और बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। ठीक है, इसको ट्रेन को हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ सकती है। डॉक्टर, मेरा कहने का मंशा ये है कि उत्तराखंड की सामरिक स्थिति को देखते हुए हाँ, उसको और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो बात है, ये तो वहां के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है। ये तो उनके मुख्यमंत्री ने भी असंतोष अपना जाहिर कर दिया, बहुत सारे तर्क भी गिना दिए हैं इसके पक्ष में। बिल्कुल, मैं उनसे 100% सहमत हूं। राजीव नयन बहुगुणा साहब हमारे साथ हैं, देहरादून से ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुगुणा जी ये बताइए, बहुगुणा जी ये बताइए, मैं बहुगुणा साहब से जानना चाहता हूं। बहुगुणा जी ये बताइए कि ऐसा आपको क्या लगता है, बार बार क्यों हो रहा है कि इतनी डिमांड होती है, इतनी सारी बातें कही जाती हैं, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं, सांसद चिट्ठी लिखते हैं, फिर भी बात वही की वही है, सब कुछ छूट जाता है उत्तराखंड के लिए? मैं आपका सवाल पूरी तरह सुन नहीं पाया हूँ, शायद आवाज में कुछ समस्या है। लेकिन उत्तराखंड मैंने सुना, तो उत्तराखंड को पिछले कई वर्षों से कई तरह के आश्वासन दिए जाते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का इस बार के रेल बजट में कहीं नाम तक नहीं है। जबकि ये एक सीमांत प्रदेश है और यहाँ सीमांत प्रदेश होने के अलावा सामरिक दृष्टि से ये एक बड़ा संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रदेश है। इस लिहाज से भी पिछले कई वर्षों से यहाँ बद्रीनाथ के नजदीक तक और दूसरी तरफ उत्तरकाशी तक रेल लाइन ले जाने की बात की जाती रही है। लेकिन ये अफसोस है कि अंग्रेजों के समय से अब तक उत्तराखंड में 1 किलोमीटर भी किसी रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ है। और जो बद्रीनाथ की तरफ रेल मार्ग नहीं, राजीव नयन बहुगुणा जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं हुआ है विस्तार, भी ना होना, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये स्पष्ट हो चुका है कि कोई विस्तार नहीं हुआ है। सवाल तो यही है ना कि क्यों नहीं हुआ है। इतनी डिमांड्स रखी जाती है, 5 सांसद बीजेपी के हैं उत्तराखंड से, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते रहे हैं, अब बावजूद इसकी क्या दिक्कत है, क्यों रेल मंत्रालय जो है उनकी बात नहीं सुन रहा है? राजीव रंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है राजीव नयन बहुगुणा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है।
वापस हम डॉक्टर एसके सिंह का ही रुख करेंगे। जी आ रही है इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। राजीव नयन बहुगुणा जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे सवाल एक बार फिर से पूछूंगा, लेकिन यही सवाल मैं डॉक्टर एसके सिंह से जानना चाहता हूं। क्या दिक्कत है, क्यों इस राज्य को इग्नोर किया जा रहा है? डॉक्टर एसके सिंह, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कारण? सर, ये सवाल तो पिछले कई बजट से हमारे दिलों को मंथन कर रहा है। कई बजट ऐसे गुजर चुके हैं और उत्तराखंड को सुविधाओं के नाम पर या रेलवे नेटवर्क के नाम पर कभी भी कुछ नहीं मिला है। अब इस बजट से हम लोगों को काफी आशा थी कि हमें रेलवे से काफी कुछ मिलेगा। रेलवे की और उत्तराखंड की सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक मालगाड़ी के लिए एक फ्रेट कॉरिडोर हम लोगों को मिल जाएगा, ताकि उत्तराखंड के किसान अपने माल देश की मंडियों तक पहुंचा सकें। लेकिन लगता है इस वर्ष भी मतलब बहुत ज्यादा निराशा भरी आंखों बिल्कुल रेल मंत्री जी से गुहार करनी पड़ेगी, प्रभु देहरादून के ऊपर नहीं, गुहार तो की गई थी, गुहार तो करें। की गई थी डॉक्टर एसके सिंह, गुहार की गई थी, कई बार मालगाड़ी के लिए कुछ चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये निराशा हम का लोग तो भाव, किसी तरह से चल ये रहा है निराशा का करते भाव हैं। और मजबूत कर रहा है। आप सभी हमारे साथ रहिए, आप सभी हमारे साथ रहिए। ऐसा हुआ क्यों है, इसके बिंदु हम समझने की कोशिश करेंगे, और क्या हुआ है वो सब भी समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल बरेली उत्तर भारत का एक विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास लीनियर एक्सेलरेटर, ट्रू बीम फॉर रेडियोथेरेपी विद IGRT, IMRT, SRS, SRT टेक्नोलॉजीज, PET CT स्कैन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। पहली गेंद गई है पानी में भैया, गेंद से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल, बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया जी। बाबूजी पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का, गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं सचमुच पागल हो गया हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं पागल हो गया। मुंबई नहीं जा सकते। रिटायरमेंट ले चुका हूँ, पार्टी दे चुका हूँ। ओ मुंबई, बॉलीवुड, बच्चेदा है नवा। बॉलीवुड इज वेटिंग फॉर मी। मैं अरविंद केजरीवाल मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 1 साल पहले दिल्ली की सियासत के पन्नों पर आम आदमी की नुमाइंदगी का दस्तखत दर्ज हुआ और फिर शुरू हुआ दिल्ली की जनता की जिंदगी बदलने का दौर। आम जनता की आवाज बनी आपकी दिल्ली सरकार। ये है आपकी सरकार का पहला साल बेमिसाल। 3 पुलों की लागत थी 1095 करोड़ रुपए, लेकिन ईमानदारी से इसे बनाने में केवल 750 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। इन तीनों पुलों के निर्माण में हमने करीब 350 करोड़ रुपए बचा लिए। इतिहास में पहली बार अनुमानित लागत से कम में काम हुआ। पहले एक डिस्पेंसरी 5 करोड़ रुपए में बनती थी, अब ऐसी ही डिस्पेंसरी मात्र 20 लाख में बना दी। दिल्ली में ईमानदारी से हो रहे हैं सरकारी काम और खूब बच रहा है जनता का पैसा। ये है ईमानदार राजनीति का कमाल। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 4 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। जिस दिन आप बहू को बेटी मान लेंगे, उस दिन से आप उसका मोल भाव करना बंद कर देंगे। अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आए हैं और दहेज प्रथा हमेशा के लिए मिटा दीजिए। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुगंध। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वासुदेव यादव को भारी मतों से विजय बनाएं। निवेदक वाचस्पति विधायक सिरथू एवं मधुपति अध्यक्ष जिला पंचायत कौशाम्बी। SBI लाया आपकी हर जरूरत का साथी।
SBI बड़ी, सबसे अनोखा मोबाइल वॉलेट। मूवी टिकट्स खरीदने हो, बिल चुकाना हो या किसी अपने को हो पैसे भेजना, आप कर सकते हैं SBI बड़ी पर भरोसा। 13 भाषाओं में उपलब्ध, बड़ी हो तो ऐसा। बाय। देखिए, बदलाव तो काफी आया है। अब स्कूलों की बात कर लीजिए। पहले बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। मन में आता था कि सरकारी स्कूल से नाम कटा दें और प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दें, पर वहां की फीस और खर्चे। पर पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बहुत सुधार आया। अब पढ़ाई तो अच्छी चली रही है, साथ में और सुविधाएं भी मिल रही हैं बढ़िया से। और ये बदलाव तो केजरीवाल सरकार ही लाई। कानपुर दक्षिण के संपूर्ण विकास के लिए व्यापक सोच रखने वाले विधायक अजय कपूर के जन्मदिन सेवा सप्ताह के अंतर्गत अजय कपूर फैंस एसोसिएशन द्वारा 26 फरवरी शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से जामा मस्जिद के पास मोहसिना किदवई पार्क परमपुरवा में स्वास्थ्य शिविर, जिसमें नगर के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य चेकअप एवं दवाओं का वितरण। यहाँ आए और इस निःशुल्क सेवा का नीम, हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करे। पतंजलि दंत कांति। पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती ही नहीं थी, हर बार बाहर केमिस्ट से खरीदनी पड़ती थी। मगर 1 फरवरी से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सारी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं। सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह। 1 साल से काफी बदल रही है दिल्ली। पहला साल बेमिसाल। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार। तुम जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। स्वाद दम रहो राजेश मसाला। क्या बताया डॉक्टर ने? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। तूने डॉक्टर से पूछा कि लड़का है या लड़की? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? पहले लड़की का अच्छा पालन पोषण करो, शादी करो तो दहेज की चिंता। अगर आपके पिताजी आप ही की तरह सोचते और आपको इस संसार में आने से रोक देते तो क्या आज हम यहाँ होते? तूने मेरी आंखें खोल दी। ला बहू मिठाई ला, अब बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। रेल बजट पर बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, मेरे सहयोगी आदर्श हैं। बिना वक्त गंवाए हम लखनऊ चलेंगे, वहां से मनीष हिंदवी साहब हमारे साथ हैं। उत्तराखंड की बात हो गई। मनीष हिंदवी साहब, वक्त चूंकि बहुत कम है, इसलिए दर्शकों को यह बताइए कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस बजट में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी और सबसे बुरी बात कौन सी लगी? वक्त बहुत कम है। लिहाज से मैं एहतिशाम से मतलब ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आ जाएगा एकदम सीधा कोई कमेंट कर देना ठीक नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश मेन नक्शे पर है रेलवे के, और मैं इस बात को जानता हूं कि उसमें काफी कुछ देने की घोषणाएं की गई हैं। कितना क्या एग्जैक्ट है ये अभी ब्लूप्रिंट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चारबाग मतलब लखनऊ खास तौर पर कुछ काम हो रहे हैं, जैसे गोमती नगर टर्मिनल। मनीष, एक सवाल बीच में जोड़ना चाहूंगा, एक सवाल माफी के साथ बीच में जोड़ना चाहूंगा। आपने कुछ पॉइंट्स गिनाए थे बजट के लिहाज में, सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखकर बना है, लॉस से रेलवे को निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन सवाल बड़ा है। 1,83,578 करोड़ रुपए पिछले बजट में अनुमान रखा गया था, जिसमें 15,744 करोड़ रुपए कम आए। हम अगर फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, उधर से भी कम आए। दूसरे में खर्चा ज्यादा हो गया, तो ऐसे में बजट बहुत फायदे में नहीं दिख रहा है, अभी नुकसान में दिख रहा है, जिसको हमने आगे बढ़ा दिया कि हम अगले मतलब इस वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए भी फेल होता नजर आ रहा है सब कुछ। आदर्श जी, एक मजबूरी ये है कि फ्रेट कॉरिडोर में हम वैसे ही वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रेट पूरी दुनिया में ले रहे हैं जी, तो वहां से तो पैसे की गुंजाइश बहुत ज्यादा बची नहीं है, ठीक है ना।
और उस वहां पर सुधार अभी बहुत कुछ होना है और पैसा आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वैसे ही आप ज्यादा ले रहे हैं। तो और जो रास्ते हैं वो मतलब पीपीपी मॉडल पर ही बार बार मंत्री जी भी जोर दे रहे हैं कि पीपीपी मॉडल से पैसा लाएंगे, पीपीपी मॉडल से पैसा लाएंगे। अब देखना यही है कि कितना पैसा आता है और कितना भरोसा सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो दावे हो रहे हैं उनको कुछ हद तक तो पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। राजीव नयन बहुगुणा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा। मेरा सवाल बिल्कुल राजनीति से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो। उत्तर प्रदेश में अभी भी उम्मीद बंधी हुई है कि कुछ न कुछ मिलेगा और मिला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि तमाम कोशिशों, दावों, वादों, चिट्ठी पत्री के बाद भी, रिक्वेस्ट के बाद भी कुछ नहीं मिला। क्या सिर्फ महज राजनीतिक कदम के तौर पर देखें उसको? उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस लिहाज से देखें, या क्या वजह है कि बहुत ज्यादा वहां से आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा नजर नहीं आ रहा रेलवे को? लगता है राजीव जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। यही सवाल एसके सिंह साहब मेरा आपसे भी है, आप अगर इस पर जवाब देना चाहें तो। डॉक्टर एसके सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या लगता है देहरादून स्टूडियो तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही देव, लेकिन सवाल बड़ा है। बजट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, दोनों ही प्रदेशों को बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी थोड़ी सी सकारात्मकता दिख रही है, उनको उम्मीद है कि कुछ खास उनके हाथ लग सकता है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि चुनावी साल है, चुनाव सामने है, तो ऐसे में मजबूरी भी है भाजपा सरकार की कि उत्तर प्रदेश पर थोड़ा फोकस जरूर करें, उसको इग्नोर ना कर दें। हालांकि जिन नई ट्रेनों की बात हुई है, नई रेल लाइनों की बात हुई है, अगर ऐसे होंगे तो उनमें से काफी सारी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरेंगी। इसके अलावा और क्या मिलता है, ये एक बड़ी बात होगी। वहीं उत्तराखंड जो है वो पीछे छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड पीछे छूट गया। उत्तराखंड में भी चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है आदर्श, वो भी 2017 के आखिर में ही होंगे। लेकिन फिर एक बार उत्तराखंड के साथ ये हुआ है तो ये सवाल मुंह बाय खड़ा है और ये सवाल पूछा लेकिन तब तक एक और रेल बजट का मौका होगा इस सरकार के पास। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वक्त चाहिए वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बता भी रहे थे उसके बारे में। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। मनीष हिंदवी साहब, डॉक्टर एसके सिंह और राजीव नयन बहुगुणा हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। रेल बजट आ चुका है, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम लगातार आपको बताते रहे हैं, आगे भी बताएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। आशाओं और उम्मीदों का दौर है, अफसर जनता का उत्साह हर ओर है। देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े आंकड़ों के साथ लीजिए अपने सवालों के जवाब। अब नहीं खटखटाने पड़ेंगे विभागों के दरवाजे, क्योंकि अब आ गई है हर रोज उत्तर प्रदेश के एक नए जिले में सरकार आपके द्वार। हर शाम 6 बजे और समीक्षा देखिए रात 9:30 बजे। सरकार आपके द्वार इनसाइट में। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। 1 साल पहले आपने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। तब से दिल्ली वालों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। बिजली के रेट आधे हो गए, हर परिवार को हर महीने 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलने लगा। द्वारका बवाना जैसी 217 कॉलोनियों में घर घर में पानी पहुंच गया। सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त मिलने लगी हैं, सारे टेस्ट फ्री हो गए हैं, भ्रष्टाचार कम हो गया, ऑड इवन हुआ, आदि आदि। दिल्ली में अपने किसी भी दोस्त को फोन करना और उनसे पूछिएगा क्या उन्हें यह बदलाव महसूस हो रहा है। उनसे पूछिएगा क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं अपनी सारी उपलब्धियां गिनवाने लगा तो ये 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। उन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, बहुत अड़चने पैदा की। उसके बावजूद ईश्वर की कृपा से हमने 1 साल में इतना काम कर दिया जो दूसरी सरकारें 10-10, 15-15 साल में नहीं कर पाती। आज सभी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर 1 साल में इन्होंने इतना काम कर दिया तो ये लड़के लड़कियां बाकी 4 साल में कितना काम करेंगे। मैं तो बस यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है।
पहले साडा पानी दा बिल साल में कुछ 5-6 हजार आंदा सी, हुण तो साडा बिल 0 आंदा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने हमको हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देता है। 1 साल से वाकई बदल रही है साडी दिल्ली। दिल्ली के 9 लाख परिवारों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है। पहला साल बेमिसाल। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वासुदेव यादव को भारी मतों से विजय बनाए निवेदक वाचस्पति विधायक सिरथू एवं मधुपति अध्यक्ष जिला पंचायत कौशाम्बी। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दिल्ली की आम जनता ने 1 साल पहले एक ऐतिहासिक मैंडेट देकर एक सरकार चुनी जो आम आदमी की आवाज बनी। वो सरकार जो 1 साल में ही बनी बेमिसाल। बिजली के दाम हुए आधे, देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध। हर महीने हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त। दिल्ली के कोने कोने में पहुंच रहा है पीने का पानी। पानी टैंकर माफिया पर शिकंजा कसा। किसानों की फसल बर्बाद होने पर देश का सबसे ज्यादा मुआवजा 50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा। ये सब ऐतिहासिक काम हो रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उन्होंने अड़चने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्स भेजकर दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई के छापे डलवाए। तमाम मुश्किलों के बावजूद जनता के लिए जो कहा उसे दिल से निभाया। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 4 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती ही नहीं थी, हर बार बाहर केमिस्ट से खरीदनी पड़ती थी। मगर 1 फरवरी से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सारी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं। सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह। 1 साल से काफी बदल रही है दिल्ली। पहला साल बेमिसाल। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। संजीवनी आयुर्वेदाश्रम आप तक लेकर आए हैं डायब क्लिनिक। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री जंग रोधक सीमेंट, जिसमें जंग की नो एंट्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शबाब। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अपना दूसरा रेल बजट लोकसभा में पेश किया, लेकिन यूपी पर प्रभु की कृपा नदारद रही। यूपी के लोगों ने जो उम्मीदें इस रेल बजट से लगाई थी, उन्हें इस पर निराशा ही हाथ लगी है। बाकी कुछ मायनों में इस बजट को अच्छा भी कहा जा सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं इस रेल बजट की अहम बातें। तो 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी, इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जनरल बोगी में मोबाइल चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। 17,000 बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे, ये एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ 10 से 15 साल के अंदर विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक हो जाएंगी पूरी तरीके से रेल। वरिष्ठ नागरिकों का कोटा 50% बढ़ा दिया गया है। बुजुर्ग लोगों के लिए बड़ी सौगात है। साथ ही साथ 400 स्टेशनों को निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत 2 रेल कारखाने बनेंगे। इसके अलावा बड़ोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण बातें आपके टीवी स्क्रीन पर। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला मॉडल स्टेशन बनेगा। पिछले साल की 139 घोषणाओं पर अमल किया गया है। प्रभु ने इस बात का जिक्र किया। मेल और एक्सप्रेस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य है। लंबी दूरी पर हमसफर 3 AC ट्रेन चलाई जाएगी, ये कहा गया। अंत्योदय, हमसफर, तेजस, उदय सवारी ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा उदय डबल डेकर AC ट्रेन होगी।
लंबी दूरी में खासी दिक्कतें होती हैं, इसको क्लियर करने के लिए अनारक्षित अंत्योदय एक्सप्रेस चलाई जाएगी। तीर्थ स्थानों के लिए आस्था ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए डिब्बों में बदलाव किया गया है। ट्रेनों में हाई स्पीड के लिए काम मनोरंजन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ कोच के अंदर GPS सुविधा भी अब आपको मिलेगी।